नमस्कार बच्चों, कक्षा 10 के चैप्टर नंबर फर्स्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अपने पढ़ रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, मृदाओं का वर्गीकरण। कल वाले वीडियो में साउंड एरर की वजह से हम जो स्टार्टिंग के पार्ट्स हैं, जैसे लेटेराइट मृदा है या मरुस्थलीय मृदा है, इनके बारे में सही से नहीं पढ़ पाए थे। ठीक है, तो इनको मैं थोड़ा ब्रीफली दोबारा बता रहा हूँ। ठीक है, वन मृदा से पहले देखिए, लेटेराइट मिट्टी के लिए हमने पढ़ा था कि लेटेराइट जो मिट्टी है वह मिट्टी, ये जो शब्द है वो ग्रीक भाषा से बना है और इसका ग्रीक भाषा से बना है। कौन से शब्द से? लेटर शब्द से, और इसका मतलब होता है ईंट या ब्रिक। ठीक है, दूसरी बात, इसका पीएच जो मान है वो 6.0। ठीक है, पीएच मान भी इसका साइन किया है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्षारीयता पाई जाती है, अम्लीयता बहुत पाई जाती है मिट्टी। यह मिट्टी अम्लीय होती है तथा गहराई में पाई जाती है, गहराई में मिलती है। इसका निर्माण कैसे होता है? उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंधों में उष्ण और उपोष्ण कटिबंधों में इसके द्वारा ऋतु जब आर्द्र और शुष्क ऋतु एक के बाद एक आती रहती है, तब इस प्रकार की मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है, आर्द्र और शुष्क ऋतु एक के बाद एक उसका पुनर्चक्रण होता रहता है लगातार, तो इन प्रदेशों में इस मिट्टी का निर्माण हो जाता है। मिट्टी के निर्माण के दौरान प्रोसेस क्या रहती है? प्रोसेस ये रहती है, ये जो मिट्टी है वो लीचिंग के द्वारा बनती है। लीचिंग को हिंदी में बताएं तो जल निक्षालन यानी निक्षालन का मतलब क्या होता है? जल जब बह रहा है तो उसके साथ मिश्रण कर लेती है, मिट्टी मिल जाती है, मिट्टी जो है वो मिश्रित हो जाती है और मिट्टी मिश्रित होकर घुलकर बहाव के साथ आगे बढ़कर क्या है, दूसरी जगह जाकर उसका जमाव हो जाता है। ठीक है, तो यह इसकी बनने की प्रोसेस है, यह इसका पीएच मान और अम्लीय और गहराई इसकी विशेषता होगी। लेटेराइट मिट्टी बनी किस शब्द से है? लेटर जिसका मतलब होता है। अब इसमें अगर आगे बात करें अपने, तो इसके अंतर्गत क्या है? पोषक तत्वों की कमी होती है। क्या होती है? पोषक तत्वों की कमी पाई जाती है। पोषक तत्व कम होते हैं, अम्लीयता ज़्यादा होती है। इसी वजह से यह जो मिट्टी है वो कम उपजाऊ होती है, यानी इस पर खेती करने के लिए हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, अब बात करते हैं ये मिट्टी मिलती कहाँ है, कौन से क्षेत्रों में मिलती है। यह जो मिट्टी है यह मिलती है दक्षिणी राज्यों में। दक्षिणी राज्यों में कहाँ पर? महाराष्ट्र के कहाँ? पश्चिमी घाट की तरफ। ठीक है, पश्चिमी घाट के साथ साथ याद रख लेना, इस मिट्टी का कुछ भाग पश्चिमी बंगाल में भी पाया जाता है, पश्चिम बंगाल में भी पाया जाता है। उसके बाद इसको याद रख लेना उड़ीसा, उसके बाद छत्तीसगढ़। स्पेशल जहाँ पर खेती की जाती है इस मिट्टी में, वह राज्य रहेंगे आपके आंध्र प्रदेश, जहाँ पर यह मिट्टी बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि वहाँ पर क्या की जाती है? चाय, कॉफी और काजू की खेती की जाती है। ठीक है, उसके बाद आंध्र प्रदेश आ गया, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, ये सब क्षेत्रों में क्या है, इस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। ठीक है, और इस मिट्टी के अंतर्गत क्या होता है? ह्यूमस की मात्रा साधारणतः पर्याप्त पाई जाती है।
यानी जितनी जरूरत है लगभग उतनी ही अनुपात में पाई जाती है। लेकिन आपको याद रखना होगा, लेकिन क्या है, लेकिन ये है कि अगर वनस्पति नहीं होगी इसके आसपास तो वनस्पति न होने या वनस्पति अभाव में ह्यूमस में कमी आ जाती है, ह्यूमस में कमी। ठीक है, अगर इस मिट्टी का जहाँ पर विस्तार है और वहाँ पर वनस्पति कम पाई जाती है या वनस्पति कम होती है तो लगातार इसकी ह्यूमस मात्रा में क्या हो जाती है, कमी आ जाती है। ठीक है, और निम्नीकरण की संभावना इसमें क्या होती है, ज़्यादा होती है। कटाव या अपरदन इसमें ज़्यादा होता है, निम्नीकरण की संभावना सर्वाधिक। एक बार रिपीट कर रहा हूँ मैं इस स्थिति को, रिपीट करते टाइम देखिए कि पहली बार लेटराइट मिट्टी जो है वो किस शब्द से बनी है, ग्रीक भाषा के लेटर शब्द से बनी है, और जिसका मतलब होता है एंट। ये है बनती कहाँ पर है, उष्ण और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में मिलती है, जहाँ पर ऋतुओं का चक्कर, आर्द्र और शुष्क ऋतुओं का चक्कर लगातार एक के बाद एक चलता रहता है, वहाँ पर या उस क्षेत्रों में इसका निर्माण होता है। जल के निक्षालन की वजह से बनती है। जल निक्षालन का मतलब होता है जल के बहाव के साथ घुलकर जो मृदाओं के कण है, कंकड़ पत्थर है, वो साथ घुलकर आगे जाकर जमा हो जाते हैं। उस निक्षालन की विधि के द्वारा इसका निर्माण होता है। पीएच मान जो है वो 6.0 से अधिक होता, 6 कम होता है, और उसकी वजह से क्या होता है कि यह अम्लीय पाई जाती है। अम्लीय मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, गहराई में पाई जाती है। उसके बाद अगर बात करें हमने कौन से क्षेत्रों में मिलती है, तो यह मिट्टी है वो दक्षिणी राज्यों में, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट की तरफ मिलती है, पश्चिमी बंगाल, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, इन राज्यों में पाई जाती है। इंपॉर्टेंट ये है, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इन राज्यों में यहाँ पर चाय, कॉफी और काजू की खेती की जाती है, क्योंकि वहाँ पर इस मिट्टी का उपयोग किया जा रहा है इनफिलियम के माध्यम से। ठीक है, तो ये सब वहाँ के लिए बहुत उपयोगी मिट्टी है। वहाँ पर इस मिट्टी में चाय, कॉफी और काजू के बागान लगाए जाते हैं। नेक्स्ट अपनी बात करें तो इसमें ह्यूमस की मात्रा पर्याप्त पाई जाती है, जितनी होनी चाहिए उस अनुपात में मिलती अवश्य है, लेकिन वनस्पति के अभाव के कारण इसमें ह्यूमस की मात्रा क्या हो जाती है, लगातार कम हो जाती है, जिसकी वजह से इसमें निम्नीकरण होना या इसका क्षरण होना बहुत जल्दी शुरू हो जाता है। इसी वजह से क्या है, यहाँ पर इस मिट्टी का संतुलन सही बनाए रखने के लिए, इसका अंतर्गत निम्नीकरण को रोकने के लिए बहुत प्रयास किए जाने चाहिए। अगर ऐसा हो सके तो यह मिट्टी जो है बहुत ही हमारे उपयोगी साबित हो सकती है। ठीक है, तो यह हमारी है लेटराइट मृदा। नेक्स्ट अगर बात करें अपने तो मरुस्थलीय मृदा, इसके बारे में भी कल पढ़ाया अवश्य था, लेकिन वह जो वीडियो है उसमें आवाज़ साउंड जो है स्टार्टिंग के पार्ट में बहुत ही डिस्टर्ब करने वाली है, इसीलिए दोबारा इसको बनाने का प्रयास किया है। ठीक है, मरुस्थलीय मृदा, मरुस्थलीय मृदा जैसा कि आप जानते हो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात के कुछ भागों में यह मिट्टी पाई जाती है, या इसको एरिड सॉइल भी कहते हैं। इसका रंग जो है वो लाल और भूरा होता है। ठीक है, या मरुस्थलीय मिट्टियों का रंग जो होता है वो क्या होता है, लाल व भूरा, लाल व भूरा रंग। क्या होती है, रेतीली तथा लवणीयता से भरपूर, लवणीयता से भरपूर। ठीक है, रेतीली मिट्टी के दाने जो होते हैं वो थोड़े बड़े होते हैं और उनका जो जुड़ाव है, ये संगठन जो होता है वो नहीं होता है, जिसकी वजह से पानी इसमें डालने की या पानी इसमें अगर आएगा तो यह कटाव होना शुरू हो जाती है। इसमें संघनन की मात्रा नहीं होती, यानी पानी के साथ आमतौर पर मिट्टियाँ क्या करती है, पानी के आने के बाद जुड़ जाती है। जैसे काली मिट्टी तो बहुत कठोर हो जाती है पानी की वजह से, एक दूसरे से जुड़ जाती है, लेकिन रेतीली मिट्टी जो है, मरुस्थलीय मिट्टी जो है, उसमें लगातार कटाव होता जाता है, क्योंकि कण बड़े होते हैं, अलग अलग जगह बटने शुरू हो जाते हैं, उनमें संघनन होना बहुत मुश्किल है। और इसमें लवणीयता की मात्रा अधिक होने के कारण नमक भरपूर मात्रा में मिलता है या बहुत अधिक मात्रा में मिलता है, इसीलिए जल वाष्प के द्वारा
कई स्थानों पर नमक का उत्पादन किया जाता है। नमक का क्या किया जाता है? उत्पादन किया जाता है। एग्जाम्पल के रूप में आप लिख सकते हो सांभर झील, सांभर झील, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा खारे पानी वाली झील है, लेकिन इसका भी अपना उपयोग है, नमक मिलता है हमें खाने के लिए। उसके बाद शुष्क जलवायु में तापमान के कारण यहाँ जल वाष्प ज़्यादा होता है, उच्च ताप प्लस शुष्क जलवायु, शुष्क जलवायु, इन दोनों की वजह से क्या होता है, यहाँ पर जल वाष्प ज़्यादा होता है, यानी भूमि या मिट्टी की आर्द्रता तो जो है वो लगातार क्षीण होती जाती है। आर्द्रता में लगातार क्षीणता पाई जाती है, कमी होती जाती है, ठीक है। लगातार इस मिट्टी में कमी होती जाती है। उसके बाद मृदा की सतह के नीचे कैल्शियम की मात्रा बढ़ती चली जाती है, जल वाष्प होने के कारण या ह्यूमस और नमी की मात्रा कम होती है। एक बार यहाँ तक रिपीट कर देता हूँ मैं, क्या है, भूस्थलीय मृदा रंग लाल और भूरा पाया जाता है। इसके बाद रेतीली मिट्टी है, लवणीयता बहुत अधिक होती है, जिसकी वजह से नमक बहुत पाया जाता है, इसीलिए जल वाष्प के द्वारा यहाँ नमक का उत्पादन होता है। एग्जाम्पल के रूप में अपने ले सकते हैं सांभर झील को। उसके बाद उच्च तापमान होता है और शुष्क जलवायु होती है, तो जल वाष्प अधिक पाया जाता है, जिसकी वजह से लगातार आर्द्रता में क्या आती रहती है, क्षणता आती रहती है, यानी आर्द्रता नहीं होती है इस मिट्टी में अधिकांश, ठीक है। या यहाँ तक कि नमी को धारण करने की क्षमता भी इस मिट्टी में न के बराबर होती है, ठीक है। अब बात करते हैं कि नमी और ह्यूमस की कमी तो है ही इसमें, ठीक है। नमी प्लस ह्यूमस में कमी होती है। इसके साथ साथ मृदा की सतह के नीचे क्या होता है, मृदा सतह के नीचे कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम की मात्रा बढ़ती जाती है, मात्रा में बढ़ोतरी, ठीक है। कैल्शियम की मात्रा में बढ़ोतरी होती है और नीचे के परतों में चूने कंकर की सतह पाई जाती है। मृदा सतह पर तो कैल्शियम की मात्रा बढ़ती है और निचली सतह में, निचली सतहों पर चूने कंकर की सतह, चूने कंकर की सतह होती है। इसी वजह से यह क्षेत्र बहुत गर्म भी रहता है और इसके कारण, इस वजह से जल संयंत्रण का मतलब होता है वाटर इन्फिल्ट्रेशन, ठीक है। जल संयंत्रण का मतलब होता है वाटर इन्फिल्ट्रेशन में कमी होती है या बहुत कम होता है या न के बराबर होता है, ठीक है। या आप कह सकते हो अवरुद्ध हो जाता है या बंद ही कह सकते हैं, ठीक है। जल संधन क्या होता है, जल संधन का मतलब होता है कि जमीन है, यहाँ का पानी जो है वो लगातार रिसाव करते हुए जमीन के नीचे बैठा जाता है और वही जल संधन कहलाता है, जो हमारे नेचुरल वाटर या अंडरग्राउंड वाटर को भरपूर पूरा करने के लिए उपयोगी है, या नीचे जमीन में नमी बनाए रखने के लिए जिसकी आवश्यकता होती है, वह इस मिट्टी के निचली सतहों पर ऐसा नहीं हो पाता है और इसी वजह से नमी धारण करने की क्षमता इसमें नहीं होती है और उसी कारण क्या होगा, कटाव बहुत अधिक होगा, ठीक है। लेकिन उचित सिंचाई और उन्नत कृषि तकनीक के द्वारा इस मृदा में भी क्या की जा सकती है, खेती या कृषि उन्नत रूप से की जा सकती है। लेकिन उसके लिए हमें क्या चाहिए, उसके लिए हमें चाहिए कि
उचित सिंचाई होनी चाहिए और उन्नत कृषि तकनीकों का उपयोग होना चाहिए, तभी क्या हो सकता है, यहाँ पर खेती की जा सकती है। अधिकांशतः लोग करते भी हैं, कुछ जो इस प्रकार की जलवायु वाली फसलें हैं उनका उत्पादन होता है, ठीक है। इसको कृषि योग्य बनाया जा सकता है, कृषि की भी जाती है इन क्षेत्रों में। नेक्स्ट हमारे जो आज अपने पढ़ने जा रहे हैं, ये तो पिछले वाले जब वीडियो की हैं, अभी अपने शुरू करते हैं वन मृदा। वन मृदा के अंतर्गत देखिए कि यह मृदाएं जो है वो आमतौर पर पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। पहाड़ी तथा पर्वतीय क्षेत्रों में मिलती है अधिकांश, ठीक है। इसके बाद जहाँ पर्याप्त वर्षावन उपलब्ध हो, ठीक है। दूसरी विशेषता क्या है, वर्षावन उपस्थित होते हैं, वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में वर्षावन रहेंगे। इसके बाद क्या है कि नदी घाटियों में ये मृदाएं दोमट और सिल्टदार होती हैं। नदी घाटी में यह दोमट प्रकार की तथा सिल्टदार पाई जाती है। आगे बात करें अपने तो इसमें क्या होता है, मोटे कण होते हैं। हिमालय के हिमाच्छादित क्षेत्रों में मृदाओं का बहुत अपरदन होता है, ठीक है। हिमालय के हिमाच्छादित प्रदेशों में क्या होता है, अपरदन होता है। इनका अपरदन बहुत अधिक मात्रा में होता है इन क्षेत्रों में। उसके बाद ये अधिश्रित एसिडिक तथा ह्यूमस रहित होती हैं। अधिश्रित अम्लीय प्लस ह्यूमस रहित होती है, ठीक है। आगे गुणों की बात करें तो नदियों के नीचे क्षेत्रों विशेषकर नदी सोपानों और जलोढ़ पंखों आदि में मृदाएं उपजाऊ होती हैं, ठीक है। यह है जलोढ़ पंखों या जो नदी घाटीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पर यह मिट्टी भी क्या है, उपजाऊ रहती है। जाहिर सी बात है, पहाड़ी और वनीय मृदा है तो उपजाऊ अवश्य ही रहेगी, ठीक है। तो एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं, वन मृदा क्या है, वन मृदा है तो जाहिर सी बात है वनीय क्षेत्र अवश्य होंगे, ठीक है। कहाँ पर मिलती है, पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में मिलती है। अब पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में मिलती है तो हमारे जो पहाड़ हैं हिमालय के, वहाँ हिमाच्छादित का मतलब होता है जहाँ पर बर्फ गिरती है। बर्फ गिरने वाले प्रदेशों में इसमें अपरदन अधिक होता है, ये तो हमें भी मालूम है। बर्फ ये नदी जो है, बर्फीली नदियाँ जब बहती हैं तब क्या होती है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में चट्टानों में अपरदन होता है और वहीं इस मिट्टी में भी क्या है, अपरदन अधिक मात्रा में होता है। फिर नदी घाटी की ये मिट्टी दोमट और सिल्टदार होती है और नदी घाटीय प्रदेशों में यह उपजाऊ होती है। क्या होती हैं, उपजाऊ होती हैं। और नदी घाटी क्षेत्र की अगर मिट्टी होगी तो उसके आसपास की मिट्टी होगी तो वह उपजाऊ अवश्य होगी। उसके बाद है अधिशिल्ट, यानी अम्लीय नहीं होती है ये, ठीक है। ह्यूमस रहित, ह्यूमस भी इसमें मात्रा कम पाई जाती है, ह्यूमस रहित होती है, ठीक है। और यह हमारी क्या है, मिट्टियों के प्रकार क्या हो जाते हैं, पूरे हो जाते हैं। सबसे पहले हमने जलोढ़ मृदा के बारे में पढ़ा, जो नदी घाटीय क्षेत्रों के द्वारा बहाकर लाकर जमा की जाती है, जलोढ़ मिट्टी होती है। खादर नवीन जलोढ़ मिट्टी होती है, बांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है। कहाँ पर, भारत के मैदानी प्रदेशों में, राजस्थान और गुजरात और मैदानी प्रदेश, कौन कौन से मैदानी प्रदेश, सिंध, गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदानी प्रदेशों में यह मिट्टी जो है वो मिलती है। उसके बाद हमने पढ़ा काली मिट्टी के बारे में। काली
मिट्टी जो है वो पठारीय क्षेत्रों में मिलती है, जहाँ पर लावा से निर्मित आग्नेय चट्टानों और अवसादी चट्टानों के द्वारा जो मिट्टी है वो जमा हुई थी, जहाँ पर ज्वालामुखी विस्फोट हुआ और लावा ठंडा होने के बाद जो राखी नुमा मिट्टी बची, वह मिट्टी क्या है, काली मिट्टी कहलाती है, जिसको रेगर मिट्टी या क्या कहते हैं, काली कपाश मृदा भी कहते हैं। उसके बाद यह मिट्टी कहाँ पर पाई जाएगी, पठारीय क्षेत्रों में पाई जाएगी। पठारीय राज्यों का नाम अपने लिख सकते हैं इसमें। उसके उपरांत हमारी मिट्टी थी लाल और पीली मिट्टी, जो जिसमें क्या है लाल रंग होने का कारण है उस वह आग्नेय और लोहांश की मात्रा उसमें ज़्यादा होती है, आग्नेय चट्टानों से बनी होती है। पीली जल की मात्रा वहाँ ज़्यादा घुलने की वजह से उसका रंग पीला हो जाता है। और मिलती कहाँ है, यह भी पठारीय क्षेत्रों में ही मिलती है, लाल और पीली मिट्टी की। जहाँ पर खनिज अधिकांशतः ज़्यादा पाए जाते हैं, उन क्षेत्रों में लाल और पीली मिट्टी मिलती है। उसके बाद हमारी मिट्टी की लेटेराइट मिट्टी, जिसके बारे में आज ही हमने पढ़ा है, उसको रिपीट करवा चुका हूँ मैं। रिपीट के बाद मृदा मरुस्थलीय मृदा है, उसका आधा पार्ट मैंने रिपीट किया था। मैंने बताया था कि नमी और जो ह्यूमस है वो बहुत ही कम पाया जाता है और ऊपरी सतह पर कैल्शियम की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है। नीचे की स्तरों में चूना और कंकर की परत पाई जाती है, जिसकी वजह से जल संघनन नहीं हो पाता, संयंदन नहीं हो पाता है, इन्फिल्ट्रेशन नहीं हो पाता है, अंडरग्राउंड वाटर जमा नहीं हो पाता है। अब उसके बाद बात आती है हमारी वन मृदा, जिसको अभी मैंने आपके सामने कराया है और इसको मैंने भी करा दिया है। पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में होगी, वर्षावन उपस्थित होंगे, नदी घाटी में दोमट और सिल्टदार मिलेगी और उपजाऊ होगी। हिमालय के हिमाचल प्रदेशों में इसमें अपरदन ज़्यादा होगा, अधिक की आमदनी है और ह्यूमस रहित होती है। अब बात करते हैं अपने मृदा अपरदन और संरक्षण की। देखिए, कटाव और उसके बहाव, जब भी नदियाँ बहती हैं, पानी बहता है, हवा बहती है, या और भी प्रकार के जो क्या रहते हैं नेचुरल फोर्सेस रहते हैं, इसके अलावा मनुष्य है, उनके वजह से भी क्या है मृदा में अपरदन होता जाता है लगातार। देखिए, मृदा अपरदन जो है वो कटाव, उसके बहाव की प्रक्रिया के द्वारा जो मृदा में क्षीणता आती है, निम्नीकरण होता है, उसे मृदा अपरदन कहते हैं। कटाव तथा बहाव की जो प्रक्रिया रहती है, कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, मृदा अपरदन कहते हैं। अपरदन का मतलब होता है मिट्टी में कटाव होकर मिट्टी एक स्थान से दूसरी जगह जाकर स्थापित हो जाती है। इसमें देखिए, आमतौर पर दोनों संतुलन क्या है, ये अपरदन मृदा बनने में और अपरदन होने में क्या है, एक संतुलन बना रहता है। अपरदन होगा तो दूसरी जगह जाकर मिट्टी का क्या होगा, निर्माण होगा, यह संतुलन चलता रहता है। अपरदन के द्वारा मिट्टी निर्माण होता रहता है, या मिट्टी निर्माण की एक प्रक्रिया में अपरदन भी शामिल होता है। लेकिन यह संतुलन कब तक बना रहता है, जब तक कि पर्यावरणीय ढंग से यह संतुलन चले, ठीक है। लेकिन हम मानवीय क्रियाओं के द्वारा जो नेचुरल फोर्सेस पे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है, उस नेचुरल फोर्सेस पे प्रभाव पड़ने और मानवीय क्रियाओं के द्वारा अधिक से अधिक मात्रा में इनमें कटाव या इनमें अपरदन करने की वजह से यह संतुलन लगातार बिगड़ता जा रहा है, और उसी वजह से क्या है, मृदा अपरदन में भी बढ़ोतरी हो रही है, संरक्षण नहीं हो पा रहा है, ठीक है। इसके बहुत से उपाय रहते हैं, अलग अलग प्रकार की कृषि विधि इसके लिए की जा सकती है, ठीक है। अब इसके अंतर्गत यह जो टॉपिक है हमारा, बाकी का बचा हुआ एक विस्तृत टॉपिक है, इसको अपने आराम से कल डिटेल में पढ़ेंगे, मृदा संरक्षण और मृदा अपरदन के बारे में, ठीक है। तब तक के लिए आप इस वीडियो को पढ़िए, नोट्स बनाइए। धन्यवाद।